मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में कि लोक प्रशासन के कितने सिद्धांत होते हैं। तो लोक प्रशासन के जो हैं 8 सिद्धांत हैं। इसमें से है पहला है राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत, दूसरा है लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत और चौथा है कार्यकुशलता का सिद्धांत। अगला है जनसंपर्क का सिद्धांत, फिर है संगठन का सिद्धांत और अगला है विकास एवं प्रगति का सिद्धांत और लास्ट है अन्वेषण अथवा खोज का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के बारे में हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं ये अलग अलग इनके डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है इनके मायने। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत देख लेते हैं। तो लोक प्रशासन को एक ऐसे अभिकरण के रूप में कार्यशील रहना चाहिए जो राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता हो और उसके प्रति उत्तरदायी रहता हो। राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण नीतियों का अनुपालन करना लोक प्रशासकों का कर्तव्य है। यानी कि क्या है कि लोक प्रशासन जो है उसे एक ऐसे अभिकरण या ऐसी अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए जो कि राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है उसके नियंत्रण में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक प्रशासन जो है अपनी मनमानी कार्य कर रहा है, जिसका जो मन में आए वो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उसे एक राजनीतिक नियंत्रण में ही जो कार्यपालिका कहे उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करने चाहिए, नहीं तो चीज व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी अगर लोक प्रशासन जो है अपने मन मुताबिक कार्य करने लगा तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जो लोक प्रशासन होता है उसे राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण और नीतियों के अनुसार ही कार्य को करना चाहिए और प्रशासकीय संगठन सामान्यतः दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है। उसके पास स्वयं का कोई उपक्रम नहीं होता और यदि होता भी है तो केवल उन विषयों के बारे में जो ऐसे उच्चतर कार्यपालिका द्वारा सौंपी जाए। यानी कि क्या है कि जो लोक प्रशासन होता है वो अपने से कोई भी कार्य जो है नहीं कर सकता। उसे क्या करना होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है या सरकारों के द्वारा ही जो निर्देशन दिए जाते हैं, जो कार्य करने के लिए कहा जाता है, वही कार्य जो है लोक प्रशासन में लोक प्रशासन करता है उसी के अकॉर्डिंग। और यदि वह कुछ कार्य अपने अकॉर्डिंग करता भी है तो वो वही कार्य होते हैं जो कि उच्च स्तर से उसे निर्देश प्राप्त होते हैं और उसमें कुछ वह अपने अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर लेता है। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे कार्य ही जो अपने अकॉर्डिंग करता है, बाकी जो निर्देशानुसार होते हैं सरकारों के द्वारा उसी के माध्यम से लोक प्रशासन जो है कार्य करता है। ठीक है, उसके पास अपना कोई भी उपक्रम नहीं होता, वो सारे उपक्रम जो है सरकारों के द्वारा ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी निर्देश है, जो भी चीज़ें हैं वो सरकारों के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे कोई भी लोक प्रशासन का लोक प्रशासकीय व्यक्ति उसे कार्य को करता है उसके माध्यम से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि प्रशासनिक यद्यपि स्थायी कार्यपालिका है और तथापि उसे अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका के संरक्षण में कार्य करना होता है। और इसका यह स्वाभाविक निष्कर्ष है कि प्रशासकीय कर्मचारियों को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग लेने से बचना चाहिए। भारत में प्रशासकीय कर्मचारियों को राजनीति में सक्रिय भाग लेने का निषेध है। यानी कि जो प्रशासन होता है वो चूंकि एक स्थायी कार्यपालिका होता है, यानी कि जो है वो हमेशा के लिए उसे कई लंबे सालों तक जो है, जैसे कि कोई भी जो है सरकारी सेवा में बैठा व्यक्ति होता है उसकी जॉब या तो 60 या 62 साल तक होती है, तो वो एक स्थायी तौर पर कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि उसे जनता ने चुना है और वो 5 साल के बाद चला जाएगा। लेकिन सरकार जो होती है वो ज़्यादातर 5 साल के लिए आती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और हर 5 साल में सरकारें जो हैं बदलती रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो प्रशासकीय कर्मचारी होते हैं उन्हें राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि राजनीति में आज किसकी सरकार है और आगे आने वाले 5 सालों बाद किसकी सरकार होगी ये पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी एक सरकार में भागीदारी करके कार्य करता है तो जायज़ सी बात है कि अगले 5 साल बाद यदि कोई और सरकार आएगी तो उससे वो खफा हो जाएगी उस प्रशासनिक अधिकारी से। तो ऐसी कंडीशन में प्रशासकीय अधिकारियों को क्या है, सक्रिय रूप से भाग लेने से राजनीति में बचना चाहिए। और भारत में क्या है, प्रशासकीय कर्मचारियों को राजनीति में सक्रिय भाग लेने में निषेध भी है। ठीक है, और ऐसा
जो कानूनी रूप से ये है कि भारत में जो प्रशासनिक अधिकारी वो सक्रिय रूप से सेवा में रहते हुए राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला है लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यानी कि लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है? तो लोक प्रशासन का जो अंतिम उद्देश्य जनता के हित साधना है, अतः अतः वह अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व जनता के प्रति स्थापित होता है। यानी कि जो लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, लोक प्रशासन किस लिए बनाया गया है? तो वो जनता के हितों के लिए बनाया गया है, हितों को पूरा करने के लिए लोक प्रशासन की जो है स्थापना की गई है। और जो लोक प्रशासन होता है वो पूर्ण रूप से जनता के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है। और जो राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां कानून या जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई जा रही हैं उनको एक्टिवेट करवाए जनता के लिए और जनता के हितों को ध्यान में रखे। ठीक है, और लोक प्रशासकों को स्वयं का जनता का स्वामी नहीं सेवक मानना चाहिए। उनका यह कर्तव्य है कि वे जनता की कठिनाइयों को दूर करें और जनता की समस्याओं का समाधान करने को सदैव तैयार रहें। यही कारण है कि प्रशासकीय कार्यों के व्यापक अभिलेख रखे जाते हैं ताकि यदि व्यवस्थाओं में अथवा अन्यत्र कोई प्रश्न उठे तो प्रशासकीय कर्मचारी प्रमाणित उत्तर दे सकें। यानी कि क्या है कि जनता का लोक प्रशासन जो होता है या लोक प्रशासक होता है उसे जनता का सेवक बनना चाहिए, ना कि स्वामी बनकर बैठ जाना चाहिए। उसका यह कर्तव्य होता है कि जनता को जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उसे किस प्रकार से दूर किया जाए, उसका समाधान कैसे निकाला जाए, इन सभी का ये सभी कार्य करने का कार्य किसका होता है? तो ये लोक प्रशासन को ही तय करना होता है। ठीक है, और क्या है कि यदि कोई भी कार्य जो लोक प्रशासन के द्वारा गलत कभी हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में लोक प्रशासन में क्या होता है कि लिखित इसके प्रमाण रखे जाते हैं कि यदि भविष्य में कोई भी जो है गलती होती है तो उसके प्रमाणित उत्तर उसके पास हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार जो है अभिलेख के रूप में कई चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत, ताकि जो भविष्य में उसके जब कार्य आए या किसी प्रकार से इल्ज़ाम लगाया जाए उस पर तो वो उसका वो प्रमाणित उत्तर दे सके। ठीक है, इसके बाद जो देखते हैं अगला क्या है आगे, इसके आप थोड़ा सा और है इसमें, लोक प्रशासक से यह अपेक्षित है कि वे जनता के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करें, किसी वर्ग अथवा व्यक्ति के साथ पक्षपात न करें। ऐसा करने पर ही लोक प्रशासन जन विश्वसनीयता अर्जित कर सकता है। यानी कि जनता क्या उम्मीद करती है लोक प्रशासन से कि वह जनता के लिए लोक प्रशासन जो है लोक प्रशासक निष्पक्ष रूप से और समान व्यवहार करेंगे, चाहे कोई भी जनता में अमीर क्यों ना हो, चाहे गरीब क्यों ना हो, या किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी वर्ग या व्यक्ति से पक्षपात किए बगैर जो है लोक प्रशासन को कार्य करना चाहिए। इसी से क्या होगा कि जनता का जो विश्वास है वो लोक प्रशासन के प्रति बनेगा या ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत। सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत क्या है? तो थ्योरी ऑफ सोशल नेसेसिटी। लोक प्रशासन जनता के हित के लिए है, अर्थात उसका उद्देश्य जो है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। लोक प्रशासन को सभ्यता और संस्कृति का रक्षक तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने वाला यंत्र इसलिए कहा जाता है कि वह सामाजिक यांत्रिक संगठन का केंद्र है और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत का आचरण करता है। लोक प्रशासन के सिद्धांत की अंतिम कसौटी यह है कि वह जन आकांक्षाओं के कितने अनुरूप है। यानी कि जो लोक प्रशासन का जनता के हित के लिए है लोक प्रशासन बनाया गया है, अर्थात उसका उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी समाज में कौन कौन सी आवश्यकता है, जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी क्षेत्र में सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है या मूलभूत संरचनाओं का अभाव है, तो ऐसी कंडीशन में लोक प्रशासन का ये जो है उद्देश्य है या फिर जो फर्ज है कि वो जनता को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। लोक प्रशासन को सभ्यता और संस्कृति का रक्षक तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने वाला यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सामाजिक यांत्रिक संगठन का केंद्र है। यानी कि लोक प्रशासन जो है इसे शांति और व्यवस्था का रक्षक माना जाता है।
क्यों माना जाता है? क्योंकि समाज में रहकर ही समाज के लोगों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि समाज के कोई भी कार्य करवाना होता है या कोई भी चीज़ें जो है डिमांड करनी होती है सरकार से, तो क्या होता है, वो लोक प्रशासन के माध्यम से ही उन मांगों को रखते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि आगे योजनाएं बना लेना आसान है, लेकिन उनका वास्तविक महत्व तो उनके क्रियान्वयन, ईमानदार और कुशलता में तो है। तो योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन द्वारा वह देश और समाज को लाभान्वित कर सकता है और सामाजिक प्रगति के संदर्भ में लोक प्रशासन की मात्रात्मक सफलता की अपेक्षा गुणात्मक सफलता अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि क्या है इसमें कि योजनाएं बना लेना तो आसान होता है, क्योंकि योजनाएं जो है वो क्या किसके द्वारा बनाई जाती हैं? सरकारों के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि जनता के माध्यम से चुनी जाती हैं। लेकिन उन योजनाओं को बनाने के बाद, उन नीतियों को बनाने के बाद सरकार के माध्यम से उन्हें सरकार पूरे देश में कैसे लागू करवाएगी या पूरे राज्य में कैसे लागू करवाएगी, तो उसके पास वर्कफोर्स उतनी नहीं होती है। तो उसके लिए लोक प्रशासन की भूमिका वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि सरकारों के द्वारा लोक प्रशासन को ये आदेश दिए जाते हैं कि जो भी जो है कानून या नियम नीतियां बनाई गई हैं जनता के लिए, तो उन सभी का क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन ईमानदारी और कुशलता के साथ किया जाए, ताकि जब यदि एक समुचित क्रियान्वयन यानी कि किसी भी योजनाओं का जो एग्जीक्यूशन सही तरीके से किया जाएगा, तभी जो है समाज और देश के लोग जो हैं उससे लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है, और लोक प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो है जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन या नीति क्रियान्वयन किया जा रहा है उसकी सफलता गुणात्मक हो, यानी कि कई गुना बढ़ती जाए, ना कि मात्रात्मक कि कितनी ज़्यादा मात्रा में उसका लाभ हो रहा है, बल्कि गुणात्मक कई गुना बढ़ती जाए। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं आगे कौन सा है। तो आगे है कार्य कुशलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इफिशियंसी। लोक प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिकाधिक कार्यकुशल बने और युक्ति एवं विवेक से काम लें तथा अपनी कार्य क्षमता को इतना बढ़ाएं कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति सुगम हो जाए। और प्रशासनिक कार्य कुशलता का विकास करने के लिए प्रशासन में यथासंभव स्थिरता लाई जाए, अर्थात जल्दी जल्दी परिवर्तन की नीति को छोड़ा जाए और अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों का स्पष्ट एवं निश्चित निर्धारण किया जाए और प्रशासक और उपक्रम की स्थापना की जाए और पदोन्नति के न्यायगत नियम बनाए जाए, निर्णय में शीघ्र और सुनिश्चितता लाई जाए तथा उत्तरदायित्व एवं शीघ्रता आदि के लिए पदाधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाए। यानी कि कार्यकुशलता का सिद्धांत क्या है लोक प्रशासन के संदर्भ में? तो लोक प्रशासकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक से अधिक कार्यकुशल बने, यानी कि अपनी कार्य जो भी कर रहे हैं उसमें कुशलता लाएं और युक्ति एवं विवेक से काम लें। ठीक है, तथा अपनी कार्य क्षमता को इतना बढ़ाएं कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वो सुगम हो जाए। यानी कि अपनी जो कार्य को करने की क्षमता है उसे इस प्रकार से वृद्धि करें या बढ़ाएं कि जो भी लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उसमें क्या है, उस प्राप्ति जो है सुगमता से वो लक्ष्य जो है प्राप्त किए जा सके, उनमें ज़्यादा कठिनाई ना आए। ठीक है, और प्रशासनिक कार्यकुशलता का विकास करने के लिए प्रशासन में यथासंभव स्थिरता लाई जाए, अर्थात जल्दी जल्दी परिवर्तन की नीति को छोड़ा जाए। यानी कि क्या होता है कि कई बार कार्यकुशलता में विकास लाने के लिए प्रशासन को अपने स्थिरता लानी होती है, क्योंकि कई बार जो है प्रशासन में जो है कई बार बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि कई बार स्थानांतरण कर दिया जाता है कई कुशल कर्मचारियों का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो प्रशासन में यदि स्थिरता नहीं होती है, जल्दी जल्दी जो है स्थानांतरण परिवर्तन देखने को मिलने लगते हैं, तो इससे क्या होता है जनता को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ जो है उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि जब कई योग्य कर्मचारियों का ट्रांसफर वगैरह जल्दी जल्दी कर दिया जाएगा तो योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वयन कौन करेगा। तो इसके लिए प्रशासन में स्थिरता लाई जानी चाहिए और अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों को स्पष्ट एवं निश्चित निर्धारण किया जाना चाहिए और प्रशासक उपक्रम की स्थापना की जाए और पदोन्नति के न्यायगत नियम बनाए जाए। यानी कि पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में एक ऐसे न्यायगत नियम होने चाहिए और निर्णय शीघ्रता से और सुनिश्चित
सुनिश्चितता के साथ लिए जाने चाहिए कि ऐसा मनमानी ना हो कि किसी भी व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया जाए। उसके लिए भी कुछ नियम होने चाहिए, किस आधार पर उसके पदोन्नति करना है या ट्रांसफर करना है, तो उसके भी कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, ठीक है। तथा उत्तरदायित्व एवं शीघ्रता आदि के लिए पदाधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यानी कि उत्तरदायित्व और शीघ्रता के साथ चीज़ों को जो है एक्टिवेट करवाने के लिए जो भी पदाधिकारी हैं उनको या लोक प्रशासन के लोग हैं उनको प्रोत्साहित समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे वो है और ऊर्जा के साथ वो कार्यों को कर सकें, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं अगला, जनसंपर्क का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ पब्लिक। सुनियोजित जनसंपर्क लोकप्रिय प्रशासन की कल्पना के बिना निरर्थक है। प्रशासन के क्षेत्र में लोक संपर्क के कुछ मूलभूत उद्देश्य होते हैं, ठीक है। यथा सरकार द्वारा संचालित अभियानों, उदाहरणतः अल्प बचत या परिवार नियोजन में जनसाधारण को सहयोग के लिए प्रेरित करना। यानी कि जो भी लोक प्रशासन है उसे यदि जो अपना कार्य कर रहा है वो, तो उसमें उसे जनता का सपोर्ट भी लेना चाहिए, यानी कि जनता का सहयोग भी उसमें लेना चाहिए, जिससे वो कार्य और अच्छी तरह से हो सके। जैसे कि बचत के कार्यों को बढ़ावा देना हो या फिर परिवार नियोजन को बढ़ावा देना हो, इन सभी के लिए क्या होना चाहिए कि जो है लोक प्रशासन को जनता का सहयोग लेना चाहिए और सहयोग को प्रेरित करना चाहिए, जनता को प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे आकर सरकार की लोक प्रशासन की सहायता करें, ठीक है। और सरकारी नियमों और कानूनों का पालन करने के लिए भी जनता को जो है प्रेरित करना चाहिए और जनता के सहयोग से ही ये सभी पॉसिबल हो सकता है। और अगला है, सरकारी नीतियों के समर्थन के लिए जनता में प्रचार करना चाहिए। यानी कि जनता में प्रचार ये करना चाहिए कि जो भी सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जा रही हैं वो आपके लिए ही बनाई जा रही हैं और आप भी उसे लागू करवाने में पूरी तरह से सहयोग दें, ठीक है। तो ऐसे प्रचार जनता के बीच करने चाहिए। और अगला है, आगे है, प्रशासन का एक उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना है और लोक संपर्क के माध्यम से कठिनाइयों को खोजकर उनका उचित निदान करना अधिक सुगम होता है। यानी कि जनता के माध्यम से जब संपर्क करके लोक प्रशासन जब संपर्क करता है तो उनके माध्यम से जो है कठिनाइयों को खोजना और उनका निदान करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है, संगठन का सिद्धांत, यानी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। प्रशासन का एक सहकारी प्रक्रिया है, इसमें अनेक व्यक्ति पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मिलकर कार्य करते हैं और योजनाबद्ध व्यवहार किसी संगठन की मूल विशेषता होती है। और लोक प्रशासन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए संगठन के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए और प्रशासकीय विभागों में पारस्परिक आदान प्रदान के साथ साथ समन्वय होना नितांत आवश्यक है। यानी कि जो प्रशासन एक सहकारी प्रक्रिया है और इसमें अनेक व्यक्ति पूर्व में निर्धारित योजना के अनुसार मिलकर कार्य करते हैं। यानी कि जो भी योजना कोई निर्धारित कर दी गई है कि इसमें कार्य करना है और इसे जनता तक इसके लाभ पहुंचाने हैं, तो उस योजना में कई लोग जो है संगठन के रूप में या मिलकर कार्य करते हैं योजनाबद्ध तरीके से। और इसकी मूल विशेषता क्या होती है, तो लोक प्रशासन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए संगठन के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। यानी जो भी संगठन बनाया गया है उसे उसकी बातों को मानना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है कार्य करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, संगठन में दो बातें सम्मिलित हैं, पहला सम विभाजन और कार्य विशेषीकरण। और दोनों की सफलता इस बात में है कि किसी भी कार्य के आते ही जनता और सरकारी कर्मचारियों को यह पता लग जाए कि उसका संबंध सरकार के किस विभाग तथा संगठन के किस सोपान से है। यानी कि क्या है कि जब कोई भी चीज़ें जो है बनाई जाती हैं, कोई भी नियम कानून या भी कोई भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं जनता के लिए, तो इस प्रकार से जो है श्रम का विभाजन या सफलता तभी पता चलती है कार्यों की जब कि सरकार के लोगों के द्वारा जब कोई योजनाएं लागू की जाती हैं तो जनता को और जो ही सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को तत्काल पता लग जाना चाहिए कि कौन से विभाग के द्वारा योजना चलाई जा रही है और किस संगठन के सोपान से संबंधित है। यानी कि मान लीजिए कि कोई
योजना कोई जो है कृषि मंत्री के द्वारा कोई योजना जो है किसानों के लिए लागू की गई है, तो लोक प्रशासन और जनता को या किसानों को यह जल्द से जल्द पता चल जाना चाहिए कि ये योजना जो है किसानों के लिए चलाई गई है और कृषि विभाग के द्वारा जो है लाई गई है। ठीक है, तो इसी से पता चल सफलता के बारे में योजनाओं की पता चलेगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी योजनाओं का जो है जनता के बीच पहुंचना जरूरी होता है। इसके बाद आगे है, संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि लाइन तथा स्टॉक अभिकरणों में स्पष्ट विभाजन हो। कोई भी प्रशासनिक क्रिया संगठन के बिना संचालित नहीं की जा सकती और प्रशासन और संगठन के बीच अटूट संबंध है। ठीक है, संगठन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए एक जो है कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी प्रशासनिक क्रिया जो है संगठन के बिना संचालित नहीं की जा सकती, यानी कि जब तक एक संगठन के रूप में कार्य नहीं किया जाएगा तो किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कराया जा सकता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विकास एवं प्रगति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो लोक प्रशासन सामाजिक हित के साध्य की उपलब्धि का साधन है, अतः स्वाभाविक ही है कि वह सामाजिक प्रगति के साथ कदम मिलाकर चले तथा सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्वरूप, संगठन और प्रक्रियाओं में परिवर्तन संशोधन के लिए तैयार रहे। यानी कि लोक प्रशासन जो है सामाजिक हित को साधने के लिए उपलब्धि का साधन है, अतः स्वाभाविक यह है कि वह समाज की प्रगति के साथ कदम मिलाकर चले और सामाजिक आवश्यकताओं, जो भी समाज में लोग रह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियां कैसी है उनके अनुरूप ही अपने स्वरूप, संगठन और प्रक्रियाओं में निरंतर परिवर्तन करते रहना चाहिए। यानी कि जब भी जो है बदलाव की जरूरत हो समाज के अकॉर्डिंग, तो उस समय पर जो है लोक प्रशासन को अपने मतलब जनता के अकॉर्डिंग या समाज के अकॉर्डिंग बदलते रहना चाहिए और उसमें नए मूल्यों और दृष्टिकोणों के अनुकूल ढलने की लचीलापन हो, किसमें, लोक प्रशासन में। और सिद्धांत और व्यवहार में लोक प्रशासन यह मानकर चले कि लोक कल्याणकारी राज्य में उसका व्यापक दायित्व है और उसे समाज की विभिन्न समस्याओं तथा आवश्यकताओं का निदान करते हुए देश को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ठीक है, यानी कि मानकर चलना चाहिए कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए लोक प्रशासन के एक बहुत ही व्यापक दायित्व होते हैं और समाज के विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं को एक एक करके निदान करते हुए देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाया जा सकता है। और ये किसके द्वारा संभव है, तो ये लोक प्रशासन की द्वारा ही संभव है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं अन्वेषण अथवा खोज का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी। लोक प्रशासन में यद्यपि भौतिक विज्ञान की तरह प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की जा सकती, तथापि मस्तिष्क और अनुभव द्वारा ही उसकी सामग्री आवश्यक ही एकत्रित की जा सकती है, जिसके आधार पर कार्योपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सके और प्रशासनिक कुशलता जो है बढ़ाई जा सके। यानी कि कई प्रकार से जो है मस्तिष्क और अनुभवों के माध्यम से ही जो है चीज़ों को क्या है लागू करवाया जाता है, कई प्रकार लोक प्रशासन के माध्यम से कई बार, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की लैब या प्रयोगशालाएं जो हैं स्थापित नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर जरूरी क्या होता है कि अपने दिमाग और अनुभव के आधार पर ही चीज़ों को लागू करवाया जाए और उनकी सफलता को निर्धारित किया जाए। ठीक है, और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से आज हमने देखा लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में, देखा कि लोक प्रशासन के 8 सिद्धांत हैं और उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।